हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 86 में हम बोहर्स एटॉमिक थ्योरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद बोहर्स एटॉमिक थ्योरी से आए हुए सभी प्रकार के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी दी थी नील्स बोहर ने 1915 में। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी रदरफोर्ड्स मॉडल के मॉडिफिकेशन के रूप में सामने आई। बोहर्स मॉडल में एटम में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और उसके सभी तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स की बात करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी अप्लाई किन एटम्स पर होती है। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पर अप्लाई होती है जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने हीलियम एटम शो किया है। हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी क्योंकि सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पर अप्लाई होगी, इसलिए हीलियम एटम पर बोहर्स एटॉमिक थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और अब वो हीलियम प्लस बन जाए तो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी अप्लाई होगी। ध्यान रखें, हीलियम पर नहीं अप्लाई होगी, हीलियम प्लस पर अप्लाई होगी। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल लें लिथियम का, तो लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स पर भी बोहर्स एटॉमिक थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो वो हो जाएगा लिथियम 2+ और अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया है। लिथियम 2+ पर बोहर्स एटॉमिक थ्योरी अप्लाई होगी। इसी तरीके से बोहर्स एटॉमिक थ्योरी सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पर ही अप्लाई होगी। अब हम देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। पोस्टुलेट नंबर 1, बोहर्स मॉडल के फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के आसपास एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं और इस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट्स या शेल्स कहते हैं। पोस्टुलेट नंबर 2, ये सभी ऑर्बिट्स या शेल्स या एनर्जी लेवल्स, इनको हम इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इन शेल्स को नाम भी दिया जाता है। n = 1 को k, n = 2 को l, n = 3 को m और इसी तरीके से n = 4, 5, 6 और आगे चलते हुए इन शेल्स को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। पोस्टुलेट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनमें रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मींस mvr h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। मतलब mvr मस्ट बी इक्वल टू nh/2π। यहाँ h है प्लैंक्स कांस्टेंट और n है नंबर ऑफ द ऑर्बिट और शेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हों तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो n की जगह पर 1 पुट करें तो एंगुलर मोमेंटम mvr विल बी इक्वल टू h/2π। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr will be equal to 2h/2π, that will be equal to h/π। चलते हैं बोहर्स मॉडल के 4th पोस्टुलेट पर। बोहर्स मॉडल में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए न्यूक्लियस में नहीं गिर जाता है और अपना ऑर्बिट छोड़कर बाहर भी नहीं निकल जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन is equal to centrifugal force of the moving electron. Force of attraction इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की तरफ एक्ट करेगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी और बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग ये दोनों फोर्सेस
मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will be equal to kZe square upon r square and centrifugal force will be equal to mv square upon r। तो इसलिए हमें एक रिलेशनशिप मिल जाएगी kZe square upon r square equal to mv square upon r। नेक्स्ट पोस्टुलेट पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं पोस्टुलेट नंबर 5। बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्बिट्स या शेल्स होते हैं उन सभी के साथ एक फिक्स्ड एनर्जी एसोसिएटेड होती है। बोहर ने ऐसा देखा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाता है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती जाती है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। इसलिए जैसा कि हमने यहाँ शो किया है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी ली है E1, सेकंड के लिए E2, थर्ड के लिए E3। तो इसका मतलब ये हुआ कि E1 सबसे कम, E2 उससे ज्यादा और E3 सबसे ज्यादा होगी। अब अगर हम किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की बात करें तो वो टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। टोटल एनर्जी होती है माइनस kZe स्क्वायर अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस kZe स्क्वायर अपॉन r और काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस kZe स्क्वायर अपॉन 2r। अगर आप इन तीनों फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू minus 2 into kinetic energy. Kinetic energy will be equal to minus total energy and potential energy will be equal to minus 2 into total energy. ये सभी फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा याद रखें। अगर हम टोटल एनर्जी में सभी वैल्यूज पुट कर दें तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में जो एनर्जी वैल्यूज मिलेंगी वो होंगी -13.6 into Z square upon N square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहाँ पर Z होगा एटॉमिक नंबर ऑफ दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और N होगा उस ऑर्बिट या शेल का नंबर जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। दिस एनर्जी विल ऑल्सो बी इक्वल टू -21.8 into 10 to the power -19 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर जूल्स पर एटम। किलो कैलोरीज पर मोल की बात करें तो ये एनर्जी हो जाएगी -313.6 into Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर किलो कैलोरीज पर मोल और किलो जूल पर मोल में इसकी वैल्यू हो जाएगी -1312 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर किलो जूल्स पर मोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सभी। आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं पर भी इनको नोट करके रख सकते हैं। देखते हैं पोस्टुलेट नंबर 6। एक एटम में इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल पर जा सकता है एनर्जी लूज करते हुए और लोअर शेल से हायर शेल पर जा सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए। ये जो एनर्जी लूज या एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी होगी उन दोनों शेल्स की एनर्जी का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है। क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा और सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कम है तो इन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी विल बी रिलीज। इसी तरीके से जबकि ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इसकी एनर्जी E2 के बराबर है। अगर ये थर्ड ऑर्बिट पर जाएगा तो इसकी एनर्जी E3 के बराबर हो जाएगी और क्योंकि E3 की वैल्यू ज्यादा है E2 से इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन E2 से E3 पर जाएगा। इन दोनों के एनर्जी के बीच के डिफरेंस के बराबर एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम देख लेते हैं यहाँ
सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल पर इलेक्ट्रॉन गया है। क्योंकि सेकेंड शेल की एनर्जी ज्यादा है और फर्स्ट शेल की एनर्जी कम है, इसलिए सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल पर जाते हुए एनर्जी एमिट होगी। इस प्रोसेस को कहेंगे एमिशन, और जो एनर्जी एमिट होगी वो होगी E2 माइनस E1 एंड दैट विल बी इक्वल टू h न्यू, जहां h है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पर जाएगा तो उसके लिए उसे इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एनर्जी पहले एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए वो इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। यहाँ पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा और वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी वो होगी E2 माइनस E1 के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू h न्यू। अब हम बात करते हैं एनर्जी डिफरेंस बिटवीन N2 एंड N1 एनर्जी लेवल की। यहाँ पर N2 वो ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और N1 वो एनर्जी लेवल है जहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच के एनर्जी लेवल की डिफरेंस होगा डेल्टा E, और वो डेल्टा E होगा एनर्जी ऑफ ऑर्बिट N2 माइनस एनर्जी ऑफ ऑर्बिट N1। उसकी वैल्यू मिलेगी 13.6 Z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जिस तरीके से हमने डिफरेंट यूनिट्स में एनर्जीज कैलकुलेट की हैं, उसी तरीके से हम डिफरेंट यूनिट्स में डेल्टा E की भी बात कर सकते हैं। इसी एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर से भी। जो रेडिएशन एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी उसका वेव नंबर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से, जो कि होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा, और उसकी वैल्यू होगी डेल्टा E अपॉन hc। यहाँ पर c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। हमें मिलती है रिडबर्ग्स इक्वेशन। रिडबर्ग्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 upon lambda will be equal to wave number, that will be equal to RH multiplied by 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square into Z square। यहाँ पर RH है रिडबर्ग कांस्टेंट। RH की वैल्यू पर सेंटीमीटर में होती है 109678 पर सेंटीमीटर। अगर किसी रेडिएशन की वेवलेंथ हमें नैनोमीटर में गिवन हो और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी हो तो हम सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं E इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखें यहाँ पर लैम्डा यानी वेवलेंथ नैनोमीटर्स में ली गई है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट की गई है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें अगर हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करें तो हमारा काफी समय बचता है एग्जाम में। जब कोई इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल अटेन करता है तब हम ये कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में है। भी हमने देखा कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का यूज करके हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। अब देखते हैं कि हम रेडियस या वेलोसिटी या रिवॉल्यूशंस पर सेकंड कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे। अभी बात करते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट की। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा R इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर ऑन z आर्मस्ट्रॉन्ग्स। n उस शेल का या ऑर्बिट का नंबर है जिसका रेडियस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर ये इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, हमें थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना है, तो इस इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू 3 और z होगा उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट के सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम ये रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं।
उसी तरीके से भी अगर ये इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे और रेडियस कैलकुलेट करेंगे सीधे एंगस्ट्रॉम्स में। अब अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट की, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। वेलोसिटी इक्वल टू 2.18 इंटू 10 to the power 6 z upon n मीटर्स पर सेकेंड। जिस ऑर्बिट के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, n की जगह पर वो नंबर पुट कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। हम बात करते हैं रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड की, कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस पूरे करेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा v/2πr। जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं उस ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा 2.18 इंटू 10 to the power 6 मीटर्स पर सेकेंड, और रेडियस का फॉर्मूला भी अभी हमने देखा था 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम्स। दोनों वैल्यूज सिमिलर यूनिट्स में कैलकुलेट कर लें, v/2πr में पुट करें, आपको मिल जाएंगे रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। आज अगर आपको सब कुछ ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी हिट कर दें और देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।